बिहार के अंदर नीतीश कुमार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। और क्या वाकई राज्यपाल बिहार में एक बड़ा खेला करने वाले हैं? तेजस्वी यादव के ऐलान ने किस तरीके से मोदी और शाह को चौंका दिया। बड़ी बात यह है कि अगर इन तीनों चीजों को आप मिलाकर के देखेंगे तो बिहार की पूरी तस्वीर आपको साफ साफ नजर आने लगेगी। कल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल ने राबड़ी देवी के आवास पर जाकर के, लालू प्रसाद यादव के आवास पर जाकर के मुलाकात की। और बड़ी बात क्या है पता है आपको? बड़ी बात यह है कि राबड़ी देवी का कल जन्मदिन था। तो राबड़ी देवी के जन्मदिन पर उनके घर पर जाकर के मुलाकात करना, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री जरूर है बिहार की, लेकिन सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव, उनसे मुलाकात करना क्या बड़ा मकसद था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव वो भी कल राजभवन के अंदर आरिफ मोहम्मद खान से मिलने के लिए, शिष्टाचार के लिए पहुंचे, लेकिन उसके बाद में जो ऐलानिया लहजे में उन्होंने पत्रकारों से कहा, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है पटना से लेकर के दिल्ली तक। अब बड़ी बात यह है कि क्या राज्यपाल के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान वही काम करेंगे जो काम एक वक्त में बीजेपी के लिए, या यूं कहें कि जो कुछ किया उसका फायदा सीधे बीजेपी को हुआ। जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ किया। ये तस्वीरें आप मिलाकर के देखिए, आपको पूरी कहानी समझ में आने लगेगी। कुछ बयान जो है वो आरिफ मोहम्मद खान साहब के एक बार पहले देखिए, उन्हीं से आपको पूरी तस्वीर समझ में आएगी। आरिफ मोहम्मद खान ने बताया सेकुलर राष्ट्र और वेदों का कनेक्शन। जब वो सेकुलर राष्ट्र और वेदों का कनेक्शन बताते हैं तो किसको फायदा होता है, किसको नहीं होता है, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल ने खोले मुसलमानों पर गहरे राज। इन्होंने तो बेटी को कैद कर लिया था। बहुत समझदार हैं, बहुत जानकार हैं एक तरीके से आरिफ मोहम्मद खान, और बारीकी से चीजों की खाल उतारते हैं। और ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान वो जानते हैं कि किस लाइन को किस हिसाब से, किस तरीके से पेश करना है। हिजाब विवाद पर आरिफ मोहम्मद खान एक्सक्लूसिव। हिजाब पर बोलने से किसको फायदा होता है और हिजाब पर बीजेपी की लाइन क्या है, आप भली बात ही जानते हैं। मुझे बुरके से शर्म आती है, ये आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं। अब सोचिए कि ऐसा कोई मुसलमान अगर बीजेपी को मिल जाए जो बुरके को शर्म की बात बताए, तो फिर क्या ही कहना। गर्व से कहो सब हिंदू हैं। अब इससे आगे और इससे बड़ी लाइन आपको और क्या चाहिए? ये कुछ एक ऐसी लाइनें हैं, ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आरिफ मोहम्मद खान बार बार अलग अलग चैनलों पर जाकर के इंटरव्यू देते हैं, और उन इंटरव्यू पर खूब जो है वो चर्चा सुनाई देती है। अब जरा एक छोटी सी लाइन में आप समझ लीजिए, सारी खेल आपको समझ में आ जाएगा। अब आरिफ मोहम्मद खान के इंटरव्यू हर चैनल पर चलते हैं। बड़े से बड़ा पत्रकार, बड़े से बड़ा चैनल, उसको कहा जाता है कि आरिफ मोहम्मद खान का इंटरव्यू लीजिए। एक और देख लीजिए आप, जॉर्ज सोरोस को लेकर के और उसके साथ में ट्रिपल तलाक, बीबीसी, इन सब को लेकर के भी एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अब बताइए, राज्यपाल है, जॉर्ज सोरोस को लेकर के बोलने का क्या मतलब है? ट्रिपल तलाक को लेकर के बोलने का क्या मतलब है? और एक और पूर्व राज्यपाल की कहानी मैं आपको बताता हूं, लेकिन कोई चैनल उनका इंटरव्यू नहीं लेता है, और वो है सत्यपाल मलिक। क्या सत्यपाल मलिक को भी इसी तरीके से बुला करके कोई इंटरव्यू करता है, या उनके घर पर जाकर के कोई इंटरव्यू करता है? क्या सत्यपाल मलिक से कोई पूछता है कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? इस बारे में आप कुछ कहेंगे क्या? या कोई उनसे सवाल करता है कि क्यों आखिरकार पुलवामा के अंदर जवानों को एयरलिफ्ट नहीं कराया गया था? उनसे तो कोई ऐसे सवाल नहीं करता है। तो आप सवाल अब यह है कि जो एक मुस्लिम तबका, एक मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ में था, उसको किस तरफ, किस जगह ले जाकर के रखने की कोशिश हो रही है। अगर सीधे लफ्जों में कहें तो केरल में जब आरिफ मोहम्मद खान थे तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं पा रहा था। केरल में जब आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति थी तो वहां पर बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं थी। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि चाहे राज्यपाल की पोस्ट हो, उपराष्ट्रपति की पोस्ट हो, ये संवैधानिक पोस्ट है, और ये हर प्रकार की टीका टिप्पणी से, छीटाकशी से बहुत ऊपर की पोस्ट है, बहुत ऊपर के ओहदे हैं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो मैं अपने तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि
जो पब्लिक परसेप्शन है उस आधार पर बातें मैं कह रहा हूं। अब जरा जगदीप धनखड़ को देखिए, जगदीप धनखड़ ने भी इसी तरीके का काम जो है वो ममता बनर्जी के साथ में किया था। कुछ खबरें आप अपनी स्क्रीन पर, उस वक्त में वरिष्ठ पत्रकार और हम सबके एक तरीके से रोल मॉडल विनोद दुहा साहब, वो बड़े शानदार तरीके से और बड़ी बारीकी से समझाते थे कि कैसे जगदीप धनखड़ वो कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर के कि टीएमसी ने बंगाल को एक पुलिस स्टेट के अंदर तब्दील कर दिया है। हालांकि कभी इनको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद में कभी बीएसएफ के मुद्दे पर भिड़ जाते हैं। अब बीएसएफ का मुद्दा आप जानते हैं कि किस तरीके से था। बीएसएफ का दायरा जो है वो अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वो 50 किलोमीटर तक कर दिया था, बॉर्डर से लेकर के, और 50 किलोमीटर तक कर दिया था। बहुत लंबा उस पर विवाद चला था, और उस पर ममता बनर्जी हो चाहे पंजाब की सरकार हो, उन्होंने खूब विरोध जताया था। लेकिन साहब देखिए, उस पर वहां पर जगदीप धनखड़ घेरने का काम कर रहे थे, और उसके बाद में जगदीप धनखड़ इसी तरीके से कई मुद्दों पर सरकार के साथ में तीखी नोकझोंक उनकी होती थी, और उसके बाद में कहां चले गए? उपराष्ट्रपति के पद पर। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति बने, 5 साल के बाद 2027 में विदाई होगी। अब उसके बाद में उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, या फिर उस पोस्ट पर, उपराष्ट्रपति की पोस्ट पर, क्या आरिफ मोहम्मद खान वो बैठेंगे? बड़ा सवाल यह है। आरिफ मोहम्मद खान भी बंगाल वाला फॉर्मूला लगा करके, जगदीप धनखड़ वाला फॉर्मूला लगा करके, और वहां तक पहुंचने की तैयारी क्या बिहार के जरिए करेंगे? और बिहार में उनके पास में स्कोप कितना है? बंगाल में स्कोप नहीं था, बंगाल में उतना उनके पास में काम करने के लिए समय नहीं था, या यूं कहें कि बंगाल में बीजेपी के लिए जमीन पूरी तरह से बंजर थी। उसमें आप जितना अच्छा बीज डालिए, जितनी बारिश करिए, जितनी जमीन खोदिए, कुछ हो ही नहीं रहा था। अब बिहार एक ऐसा राज्य नरेंद्र मोदी के लिए जो एक तरीके से राजनीतिक धब्बे के तौर पर उनके पूरे कैरियर पर चिपका हुआ है कि आप बिहार के अंदर कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। बार बार संभावनाएं थी, बंगाल में भी हालांकि यह बात कही जा सकती है, लेकिन बंगाल बहुत दूर की कोड़ी है। वहां पर ममता बनर्जी अपनी मजबूती के साथ आज भी बहुत पैर जमा करके खड़ी हुई है। अब क्या बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में जो कुछ जगदीप धनखड़ साहब ने किया, वही चीज आरिफ मोहम्मद खान बिहार के अंदर करेंगे। यह खबर कोई आजकल की नहीं है, यह खबर कई साल बाद में आपको दिखाई देगी कि हां वाकई कोई बात तब कही गई थी, और वो बात तब जाकर के सही हुई। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो अभी मुलाकात कर रहे थे राबड़ी देवी के परिवार के साथ में, वो मुलाकात तो शिष्टाचार के तहत जरूर हो सकती है, लेकिन अभी तर्कस से तीर निकलने शुरू होंगे, और वो कैसे किस तरफ जाएंगे देखना बाकी होगा। लेकिन तेजस्वी यादव वो भली बात जानते हैं कि किसकी कहां पर क्या नियुक्ति हो रही है, और उसकी नियुक्ति से क्या नुकसान और क्या फायदा होगा। तेजस्वी नीतीश कुमार को लेकर के ऐलानिया लहजे में जो कुछ कह रहे थे, मोदी शाह ने उसको जरूर सुना होगा। और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोओगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरिफ मोहम्मद खान, नीतीश कुमार ने जो वोट बैंक तैयार किया, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, जिसको लेकर के वो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, जिसको लेकर के वो खजूर खाते हैं, मुस्लिम टोपी पहनते हैं, ये सब करके जो मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जो अपना एक दायरा, अपना एक नया वोट बैंक तैयार किया, तो क्या उसमें पत्थर मार करके करंट चेक करने के लिए अब आरिफ मोहम्मद खान साहब की नियुक्ति की गई है। मैं फिर कहूंगा ये पोस्ट जो है वो संवैधानिक है,
लेकिन जरा लोगों के लहजे से आप देखिए, लोगों के नजरिए से आप देखिए तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। आरिफ मोहम्मद खान जब वो कहते हैं कि गर्व से कहो सब हिंदू हैं, जब वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म और वेद, और जब वो कहते हैं कि हिजाब बुर्का, तो ये सारी जो चीजें हैं वो किस तरफ जाकर के ठहरती हैं, ये अपने आप में सबके सामने है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जगदीप धनखड़, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है उनकी कुर्सी पर। हालांकि ये हो सकता है कि आप जगदीप धनखड़ को रिपीट कर दें, लेकिन एक बड़े सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आरिफ मोहम्मद खान है तो आखिरकार मुस्लिम ना, तो बीजेपी मुस्लिम को या नरेंद्र मोदी मुस्लिम को क्यों बनाएगी, यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन जरा सोचिए, आज की नहीं 2-3 साल बाद की सोचिए। आज हम 2025 की 2 जनवरी को खड़े हैं, 2 जनवरी 2025 का आज का समय है। लेकिन जब 2027 के अंदर 2 साल के बाद जब जगदीप धनखड़ मार्च में रिटायर हो रहे होंगे, तो उस वक्त में 2029 का चुनाव जो है सामने होगा। और 2029 का लोकसभा चुनाव मोदी जी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि अब थोड़ा सा मुस्लिमों को भी अपनी तरफ किया जाए। अभी भी उन्होंने किया, पठानी कुर्ता पहनना, फिर मुसलमानों को जाकर के ये बोलना कि बीजेपी कांग्रेस ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तुमसे तो जो हालत थी वही खराब कर दी। और फिर बाद में ये भी बोलना कि मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुसलमान, कब्रिस्तान सब आ गया था फिर बाद में। लेकिन अंदर खाने बीजेपी के नेताओं की कवायद थी कि किसी न किसी तरीके से मुस्लिम औरतों के वोट जो है वो हासिल कर लिए जाए, क्योंकि हिंदू वोटों के अंदर भी सेंधमारी हो गई थी। वहां पर राहुल गांधी ने संविधान की किताब को क्या उठाया कि बीजेपी के हाथ से दलित सीट जो है वो निकलती चली गई। जिन सीटों पर दलितों का प्रभाव था वो सीटें निकलती चली गई। और अमित शाह ने जो बयान दिया है, इसका असर आज या कल में खत्म नहीं होने वाला है, वो आखिर तक रहेगा, सालों तक चलेगा। और चलिए छोड़ भी दीजिए उस बात को, लेकिन ये सब जानते हैं कि जो हिंदू वोट बैंक भी है उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये सारा कहीं ना कहीं सेंधमारी होकर के कांग्रेस की तरफ जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस 2 मुद्दे लगातार उठाएगी और बार बार उठाएगी और आखिरी तक उठाती ही चली जाएगी, और वो है जातिगत जनगणना का मुद्दा और 50% की आरक्षण की सीमा को हटाने का मुद्दा। अब ऐसे में ये जो वोट बैंक है जो बीजेपी के पास में चला गया था, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था, वो वापसी लौट करके चला जाएगा। तो मोदी जी 240 से 140 पर कब आ जाएंगे कहा नहीं जा सकता है। और इसीलिए मोदी जी को भी एक नए वोट बैंक की तलाश है, वो भी एक नया आसरा ढूंढ रहे हैं। और क्या वो नया आसरा आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार से और उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा करके और अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर में मुसलमानों को लेकर के जो एक धब्बे को वो झेलते हुए लगातार चल रहे हैं, उसको भी मिटाने के लिए क्या वहां तक ले जाया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार में कुछ खास करके दिखाएंगे। और बिहार में क्या खास होगा वो अगले 10 महीने के अंदर कम से कम सामने आ जाएगा। और उसके बाद में 2027 में क्या इनकी दौड़ वहां पर जाकर के खत्म होगी, सवाल इस बात का भी है। आप क्या सोचते हैं? खबर बहुत दूर की है, बहुत लंबे वक्त की है, लेकिन खबर को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ वाकई समझ में आएगा। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।